इसका हम जो है हल करा रहे हैं। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नोत्तर पढ़ने के लिए दिया जाता। पहला देखिए यहाँ ऑप्शन है खंड का, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है। यहाँ देखो आनंद कादम्बनी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, आजकल, ये चारों पत्रिकाएं हैं। लेकिन इसका आंसर पहला होगा, लेकिन हम तीनों के और बता देते हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है आनंद कादम्बनी, लेकिन इन तीनों के भी संपादकों के नाम हम बताएंगे। बच्चों, आनंद कादम्बनी जो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जो है मिर्जापुर से प्रकाशित करते थे 1881 ईस्वी में, और ये पत्रिका जो है भारतीय युग में जो है प्रकाशित होती थी। इसके जो है संपादक थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। इसके बाद आता है आपका जो दूसरी पत्रिका है दिनमान, और दिनमान बच्चों 1965 अज्ञे जी ने, सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे ने 1965 में दिनमान पत्रिका का जो है संपादन शुरू किया, और अज्ञे ने 1969 ईस्वी तक इसका संपादन किया। फिर इसके बाद रघुवीर सहाय इसके संपादक हुए, है ना। तो हम दिनमान की बात करें, अब करेंगे बात हम साप्ताहिक हिंदुस्तान की। तो बच्चों साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक है मनोहर श्याम जोशी, और जो है ये दिल्ली से जो है प्रकाशित होती है। और चौथी जो पत्रिका आपके सामने आ रही आजकल, आजकल जो है पत्रिका भारत सरकार के प्रकाशन विभाग पटियाला हाउस नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। इस तरह से बच्चों आप लोग जो है जानकारी हासिल करते रहें। अगला देखिए ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद आएगा, बहुत अच्छी बात। अशोक के फूल निबंध के लेखक है, ये तो आपके चैप्टर जो है किताब में ही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी आएगा। इसके बाद ये देखिए आपका आया प्रेमचंद की कहानी का नाम है, देखिए कफन, इसका सही होगा कफन, लेकिन हम गुंडा रोज और चीफ की दावत के विषय में भी आपको हम बताएंगे। देखिए बच्चों, जो इसमें पूछा गया उसको तो हम बता ही रहे हैं, और जो ऑप्शन में है हम उसको भी आपको बता रहे हैं, तो इसलिए आपका जो नॉलेज है वो चौतरफा बढ़ेगा। देखिए अब इसमें जैसे लिखा कि प्रेमचंद की कहानी का नाम, तो ये तो कफन है, ये तो सही है। आपका निशान तो इसी में लगेगा, आप ट्रिक इसी में मारेंगे, नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक कहानी और है गुंडा के जो है कहानीकार है वही जयशंकर प्रसाद जी ने गुंडा लिखा, और रोज लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे ने, और चीफ की दावत लिखा है भीष्म साहनी ने। तो जैसे मान लिया अभी आप मॉडल पेपर हल कर रहे हो, तो जो चीज पूछा जा रहा है उसको भी आप जानो, जो नहीं पूछा जा रहा है उसको भी जानो, तो इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए एसपीजी क्लासेज आप देखते रहिए, आपकी हिंदी मजबूत हो जाएगी। इसके बाद विद्या निवास मिश्र निबंधकार हैं, ललित निबंध के, वो ललित निबंध के निबंधकार हैं विद्या निवास मिश्र, ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 2 का पृथ्वीराज रासो का रचना काल है, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो यहाँ पर आएगा बच्चों पृथ्वीराज रासो। जितने रासो हैं, चाहे जितने भी रासो हैं, सब वीरगाथा काल में ही आते हैं। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमार रासो, है ना, जगनिक रासो, ये जितने हैं परमाल रासो, ये सब रासो जो है वीरगाथा काल में ही आएंगे। फिर इसके बाद बच्चों आपका आया कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जायसी। देखिए तुलसीदास जो रामाश्रयी शाखा कवि हैं, सूरदास जी जो है कृष्णाश्रयी शाखा के हैं, जायसी जिनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी, ये आपके जो है प्रेमाश्रयी शाखा कवि हैं। लेकिन कबीरदास जी यहाँ पर ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि, हम आपको समझाना भी चाहते हैं। अब इसमें पूछा गया है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन है प्रमुख कवि, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा कबीरदास। देखिए तुलसीदास जो रामाश्रयी शाखा के मुख्य कवि हैं, तुलसीदास जी रामाश्रयी शाखा के मुख्य, सूरदास जी कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं, सूरदास जी कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं। और जायसी जिनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, ये जो है प्रेमाश्रयी शाखा के मुख्य कवि हैं। तो इस प्रकार से बच्चों जानकारी हासिल करते रहें।
कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम बताओ। तो बच्चों यहाँ पर चिंता आएगा, चिंता प्रथम सर्ग का नाम है कामायनी। सुमित्र नंदन पंत सुकुमार कवि हैं, किसके? प्रकृति के। राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या अंगा का ये तीसरा सही होगा। यहाँ पर देखिए नंबर 3 में दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उसमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ वो समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए। तो बच्चों ये टॉपिक हम पढ़ेंगे और इसके जो नीचे आंसर है उसके हम जवाब देंगे। आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस गद्य खंड से, तो पहले तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, संदर्भ, व्याख्या और साहित्यिक सौंदर्य बच्चे कर देते थे, नंबर मिल जाते थे। लेकिन अब आपको सूक्ष्मता से पढ़ना पड़ेगा, तब आपके नंबर अच्छे आएंगे। जैसे इसमें पहला लिखा है कि पुत्र को समान भाव से कौन रखती है। तो टॉपिक में देखिए पढ़ा, उसमें है कि पुत्र को समान भाव से माता रखती है। देखिए एक माँ के चाहे जितने पुत्र हो जाए, वो जो है सभी पुत्रों को जो है वो माता समान भाव से समान भाव रखती है। तो माता जो है पुत्र को समभाव में रखती है। और दूसरा क्वेश्चन है कि समान अधिकार का भागी कौन है। तो बच्चों यहाँ पर जो है इसका सही अर्थ होगा जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वो समान अधिकार का भागी है। भाई जैसे मान लिया माता के विकास में या धरती माता के विकास में जो जमीन से जुड़ा है वो जो है समान अधिकार का भागी है। इस प्रश्न का उत्तर यही होगा। अगला है कि पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। तो पृथ्वी पर निवास करने वाले लोगों का, पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का, लोगों का विस्तार अनंत है। इसके बाद आता है कि अनंत और जनपद। अनंत और जनपद शब्द का अर्थ बताइए। बताइए 2 नंबर का है। अगर देखिए इसको ध्यान से नहीं देखो तो अनंत का अर्थ है असीमित, जिसका अंत ना हो, असीमित। और जनपद का अर्थ है जिला, यानी जिले, जिले से है। इसके बाद बच्चों पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखो। भैया पाठ का शीर्षक जरूर लिखना। नहीं, ये 4 क्वेश्चन जो दिए हैं इसके आंसर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। अच्छा, इतने तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, लेकिन और भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी होगी। किसी आदमी को, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हम एक समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, तो देश के किसी भाग के आदमियों को या किसी आदमियों को छोड़ करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कि किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। इसलिए हमें राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध लेनी चाहिए। और भी इसमें क्वेश्चन है कि सौहार्द और प्रांगण शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सौहार्द और प्रांगण शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सौहार्द का अर्थ है बच्चों सहृदयता। सहृदयता यानी मुक्त भाव, और समभाव, मैत्री भाव है। और तथा जो है प्रांगण का अर्थ होता है आंगन या मैदान होता है ना, आंगन या मैदान होता है। इसके बाद आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसमें कहाँ कहाँ रेखा है कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। और जो है नगर और जनपद, नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। इसका आपको व्याख्या करना। तो आप हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या। तो पृथ्वी पर अनंत लोग रहते हैं, यानी जिनका कोई अंत नहीं, बहुत लोग रहते हैं। और ये लोग नगरों, जनपदों, कस्बों, ग्रामों, जंगलों तथा पर्वतों पर पाए जाते हैं। और ये सभी स्थान मनुष्यों से भरे पड़े हैं। तो आप लोग चाहे ये वाला गद्य खंड करो और चाहे जो आगे वाला दिया है कि रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, विचित्र देश है। या अब इसमें भी आएगा कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो भैया जो है पाठ का शीर्षक जो है अशोक के फूल है और लेखक का नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब दूसरा क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है।
तो रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। इसके बाद आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब हम जो है इसमें हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। क्योंकि हम जिसे हिंदू रीति या नीति कहते हैं उसकी संरचना बहुत सी आर्य एवं आर्येतर निर्माण सामग्री के विचित्र संयोग से हुई है। ऐसे नहीं हो गई, सबके मिलन से जो है निर्माण हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है। तो आज के भारत के निर्माण में असुर, आर्य, शक, हूण, नाग, यक्ष तथा गंधर्व आदि न जाने किन किन मानव जातियों का सहयोग रहा है। इसके बाद यहाँ लिखा आर्य, शक, हूण कहाँ आए, कहाँ पर आए। तो यार तो भारत में आए, तो आंसर हो जाएगा कि आर्य, शक एवं हूण भारतवर्ष में आए। इसके बाद देखिए पद्य में दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 2 नंबर के हैं और 5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर का। हे जगजीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का ये। तो ये जो टॉपिक है इसको हम आइए आपको वीडियो के माध्यम से समझा रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको हम बता रहे हैं। पद्य में भी 2 पद्य आएंगे तो उनमें से एक करना होता है। अब जैसे इसमें लिखा है जो आपको हमने मॉडल पेपर में बता रहे हैं। पहला है कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। अरे भैया यहाँ पर शीर्षक क्या है, नौका विहार, और कवि का नाम क्या है, सुमित्रा नंदन पद जो छायावादी कवि है, ये भी लिख सकते हो। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जहाँ जहाँ पर रेखा है वहाँ पर हम व्याख्या करेंगे। शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, यहाँ पर रेखा खींचिए। तो आप हेडिंग डालो रेखांकित अंश का भावार्थ या रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पर लिखो हमेशा जन्मोपरांत, यानी जन्म और जन्म के बाद मृत्यु, हमेशा जन्म और मृत्यु एवं फिर जन्म और फिर मृत्यु, इस प्रकार से यह जीवन रूपी नौका विहार का क्रम चलता रहता है। फिर इसके बाद इसी व्याख्या में आप लिखना भावार्थ में कि मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। इसका मतलब क्या होगा कि मैं अपने आत्मज्ञान यानी अस्तित्व ज्ञान को भूल गया हो, जो वास्तविक रूप में इस जीवन का शाश्वत प्रमाण है। अब इसके बाद देखिए नंबर ग में क्या है कि कर्णधार तथा शाश्वत शब्द का अर्थ लिखिए। अरे बच्चों, कर्णधार का मतलब है खेवनहार, जो हमारी नाव के यहाँ जो खेता है उसको कर्णधार कहते हैं, यानी जीवन रूपी नाव कौन खेता, भगवान। और नौका चालक जिसको भी कह सकते हैं, तथा शाश्वत का अर्थ होता है निरंतर, लगातार। इसके बाद नंबर घ जो क्वेश्चन पूछा गया कि किस अदृश्य सत्य की ओर पंत जी का संकेत है। तो यहाँ कवि का संकेत अदृश्य आत्मज्ञान, जो हमको आत्मज्ञान दिखाई नहीं देता है, उस पर संकेत है, तथा आत्मदर्शन की ओर है, जिससे जीवन के अमरत्व और नैरंतर्य को जाना जा सकता है। जीवन के अमृत और नैरंतर्य को जाना जा सकता है। इसके बाद अगला है कि जगजीवन के कर्णधार का आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों, यहाँ जगजीवन के कर्णधार का मतलब यह है कि संसार की जीवन नौका को, रूपक अलंकार है, संसार की जीवन नौका को चलाने वाले परमेश्वर से है। तो संसार रूपी नाव कौन चलाता है, भगवान चलाते हैं, ईश्वर चलाते हैं, उसी का यहाँ मतलब है। बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। देखिए बच्चों, बहादुर लिखो चाहे ध्रुव यात्रा लिखो, है ना, लेकिन आप लोगों को कहानीकार का नाम भी लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के जो है एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो बच्चों आप यहाँ खंडकाव्य चलती है जो है सत्य की जीत, ये तो सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर नायक कौन है, यहाँ पर द्रौपदी है, तो द्रौपदी के चित्र लिख देना। खंड खा में आपका संस्कृत और व्याकरण आती है। 8 का में देखिए यहाँ पर संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य रसयुक्त और इसका व्याकरण निश्चित है। तस्य गद्य पद्य चा लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम, इसका गद्य और पद्य लालित सुंदर और भाव समझने में सामर्थ्य अद्वितीय और सुनने में बड़ा मधुर है। देखिए पहले संदर्भ लिखना कि प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 हिंदी के संस्कृत भाषा या महत्व नामक पाठ से लिया गया। इसके बाद इसकी व्याख्या करना जो हम बता रहे हैं।
किं बहुना चरित निर्माणार्थम यादृशीं सत्प्रेरणा संस्कृत वाग्दयम ददाति न तादृशीं किंच दन्यत। क्या बहुत कहा जाए, चरित्र के निर्माण के लिए जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत भाषा देती है और कोई नहीं दे सकती, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ना। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न अन्यत्र तादृशी। मूलभूत से मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में वर्णित है, अन्य कहीं दिखाई नहीं देती। चाहे आप ये करो, चाहे ये महामना मालवीय वाला आया है, चाहे इसको कर लो। इसमें भी आप संदर्भ लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्यपुस्तक कक्षा 12 हिंदी के संस्कृत खंड के महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया। इसके बाद जो है इसका अर्थ लिख दीजिए। कितना प्यारा लिखा। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार चासीत। महामना मालवीय विद्वान और वक्ता, धार्मिक नेता और बहुत चतुर पत्रकार थे। परम अस्य सर्वोच्च गुणा जनसेवयु आसित। लेकिन इनका सबसे अच्छा गुण लोगों की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितानि पीड्यमानाच अपश्यत। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, तत्रैषा शीघ्रम एव उपस्थिता, वहाँ ये जल्दी ही उपस्थित हो जाते थे। सर्वविधम सहायंच अकरोत, और सभी विधियों से उनकी सहायता करते थे। प्राण सेवा से स्वभाव एवासीत, जीव मात्र की सेवा करना उनका स्वभाव था। इस प्रकार से आप लोग जो है चाहिए करे, चाहिए अथवा लगा देखो, चाहिए करो। इसके बाद दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में को पहले संदर्भ लिखो कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक कक्षा 12 हिंदी के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। अब यहाँ पर व्याख्या लिखो। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से कर लो। के बाद देखिए बच्चों, मुहावरा दिया गया, अपना उल्लू सीधा करना। एक करना है, उल्टी गंगा बहाना, गुलर का फूल होना, जली गगरी छलकर जाए, भरी हो तो चुप्पे जाए, कर लो। हिमालय का संत विजय। बच्चों यहाँ पर सही ऑप्शन होगा पहला, हिमधन आलया, कविधन इंद्रा। इसका सही ऑप्शन होगा आपका कविधन इंद्रा, पहला इसमें भी होगा। नयनम का संधि विच्छेद। तो नयनम का संधि देखो ऑप्शन दिया, न धन इनम ने धन अनम, न धन अन्नम नि धन अनम। बच्चों यह अयाद संधि है, यहाँ खा नंबर ऑप्शन सही होगा, बा बा ने धन अनम। और दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार लिखो। आत्मने, आत्मने में कौन विभक्ति और वचन है? तो आप लोग आत्मक रूप जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आत्मने में विभक्ति और वचन, तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति एक वचन आएगा। इसके बाद बच्चों राजा में विभक्ति, राजा में विभक्ति एवं वचन, तो ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप राजा में विभक्ति एवं वचन आप लोग लिखना इसको और कमेंट में लिखना। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का अर्थ चयन करके लिखो। बच्चों वसन व्यसन, वसन व्यसन ये आप लोग लिख करके कमेंट में भेजना। और स्वर्ण और सवर्ण ये भी आपको कमेंट में लिखना। कुछ आप भी करो, कुछ हम भी बताएंगे, जरूर आपको आएगा। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो दो अर्थ बताओ। एक काल माने समय में होता है, काल माने मौत भी होता है। शिव माने कल्याण, शिव माने शंकर भगवान, अली माने भंवरा और अली माने सखी भी होता है। इसके बाद बच्चों निम्नलिखित वाक्यांशों में एक शब्द का सही चयन करके लिखो। अनुकरण करने योग्य, है ना, अनुकरणीय, अमर, अजर, अक्षय। तो यहाँ पर बच्चों अनुकरण करने योग्य का होगा अनुकरणीय। जानने की इच्छा रखने वाला, है ना, तो यहाँ पर बच्चों जिज्ञासु। अब यहाँ पर निम्नलिखित में से दो वाक्यों को शुद्ध करना है। पुत्री पराया धन होता है, लक्ष्मीबाई वीर महिला थी। तो बच्चों यहाँ पर तो इस प्रकार से आप लोग मैं भोजन कर लिया हूँ, प्राचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया, इनको शुद्ध करके लिखना है। इसके बाद वियोग श्रृंगार अथवा करुण रस का लक्षण सही याद करो, उपमा, ये सब आप लोग जो है करिए। लेकिन एक बात बताएं, यहाँ पर ऐसे अपने नगर में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए उचित अधिकारी को एक आवेदन लिखिए। देखिए ये सब चीज़ें हर मॉडल पेपर में कॉमन चीज़ें हैं, इसलिए इसको हम आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उपमा अलंकार, यमक अलंकार, दोहा, सोरठा ये सब आप लोग कर ले जाएंगे। धन्यवाद बच्चों। इस तरह से वीडियो आप लोग तैयार करिए और अपनी पढ़ाई आप लोग मजबूत करिए। धन्यवाद।